बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया था। कॉपी भी आपको दे दी थी। हर टॉपिक की क्या एग्जाम इंपॉर्टेंस है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आज ज़रा हमें शुरू करने हैं इस नए सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप बेटा भी कुछ देर पहले मेरी क्लास में थे, एमएफए में। आप कॉस्टिंग में भी हो। चलिए चलिए बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पहले हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक नया सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा पहले ये हमें पता होना चाहिए कि सर ये फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इस अकाउंटिंग को हर प्रोफेशनल कोर्स में अलग करके पढ़ाया जाता है। यकीन है बेटा, दोनों अकाउंटिंग सेम नहीं है। अगर दोनों अकाउंटिंग सेम होती तो भी ये आईकेप भी एक ही पेपर ले रहा होता, अलग अलग पेपर क्यों ले रहा है। जिसको आप कहते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारे लिए एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए बनाई गई है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, सर ये क्या होती है। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते थे? नॉर्मली शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर एक्सटर्नल लोग होते हैं। हम एक्सटर्नल लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये हमारी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए की जाती है। इंटरनल पर्पस के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। अब ये इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सर, इंटरनल मैनेजमेंट बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल टीएसए, सर तपानी बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। अब उन्हें इस कॉलेज को चलाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए ताकि वो इस कॉलेज को और बेहतर कर सके। इस मकसद के लिए उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, वो कहाँ से लेंगे? वो कॉस्ट डिपार्टमेंट से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से लेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने जितनी भी करी और आगे भी करोगे, वो सब करोगे इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। आप लोग जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो वो आईएफआरएस के तहत करते हो। FAR 1 हो, FAR 2 हो, आप यही सीखते हो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं? इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें हम हर वो काम करते हैं जो मैनेजमेंट की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, चाहे वो आईएफआरएस में अलाउ हो या अलाउ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट अभी कहते हैं आप जरा इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल दें लीफो मेथड पे। आपने फौरन बोला सर क्या हो गया है, लीफो मेथड तो परमिटेड ही नहीं है आईएफआरएस के अंदर। मैनेजमेंट ने कहा हम आपको ये नहीं कह रहे कि शेयर होल्डर के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो आप लीफो पे बना दें, हम आपको ये नहीं कह रहे। लेकिन हम किसी वजह से जानना चाहते हैं कि अगर रखी हुई इन्वेंट्री की वैल्यू लीफो पे निकालते तो वो क्या होती। उस इंफॉर्मेशन को हम सुनेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए है
और ये बात हम तक ही खत्म हो जाएगी, तो फिर आप लीफो को भी फॉलो कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली की जाती है 1 साल के लिए। आपने आज तक जो भी हिसाब किताब फाइनल करना सीखा है, वो एक एक साल का सीखा है। साल खत्म हो गया, उस साल का ट्रायल बैलेंस बना लो। सर, साल खत्म हो गया, उस साल का फाइनेंशियल अकाउंट बना लो। लेकिन सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ मैनी years if required by मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो कई कई सालों की भी हो सकती है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो। एग्जाम्पल लेते हैं। सर तबानी ने अपने अकाउंटेंट को बोला, भाई जरा ये बताना, बिजली के बिल इस साल कितने आ रहे हैं। उसने पूरे 12 महीने की रिपोर्ट बना के सर तबानी को दे दी। सर तबानी ने बोला, अब एक काम और करो, मुझे ये बताओ, टीए से बने हुए 26-27 साल हो गए, इन 26-27 सालों के अंदर हमारे बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जाओ 26 साल के बिजली के बिलों की रिपोर्ट बना के ले करो। अकाउंटेंट ने बोला, सर नॉर्मली तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। हाँ, बिजली के बिल आते रहते हैं, हम पे करते रहते हैं, एंट्री बनाते रहते हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बहुत में बहुत तो हम उस एक्सपेंस को 100 सी में डाल देते हैं। ये क्या 25-25-26 साल की रिपोर्टें बनवा रहे हो। मैनेजमेंट कह रही है हमें इसकी जरूरत है कुछ काम के लिए। अगर मैनेजमेंट को 26 साल की रिपोर्ट चाहिए, तो सर 26-26 साल की रिपोर्टें हम शेयर होल्डर के लिए नहीं बनाते। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, सिर्फ अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, ताकि वो इस रिपोर्ट के जरिए जो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं वो उनको मिल जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ पास्ट ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है पास्ट ट्रांजैक्शंस के साथ। सर वो क्या होती है। सेल हो गई, एंट्री बना लो। परचेज हो गई, एंट्री बना लो। साल खत्म हो गया, प्रॉफिट निकाल लो। साल खत्म हो गया, बैलेंस शीट बना लो। ये होता है काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, डील्स विथ पास्ट ट्रांजैक्शंस एज वेल एज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग लाइक बजटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना सिर्फ हम पास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हमसे अगर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करवाई जाती है वो भी हम करके देते हैं, लाइक बजटिंग। आप सबने सुना होगा बजट बनते हैं। कभी सुना है बजट पास्ट के बनते हो ना। पास्ट के बजट कैसे बनेंगे, बजट हमेशा किसके बनेंगे, फ्यूचर के ही बनेंगे। और अगर बजट फ्यूचर के बनेंगे, तो ये बनाने के लिए आज तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है। ये आपका काम ही नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है, वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके दे। थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आपके पास आने से पहले मैं एमएफए की क्लास ले रहा था, और वहां पे एक चैप्टर है बजटिंग। इत्तेफाक से मैंने वही शुरू करा है, कैसे कल से शुरू हुआ है। आज मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा था। प्रैक्टिस के लिए हमने कोई सवाल आधा करा आज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रहा वो सवाल। चलो भाई, सवाल में आप गौर से देखो, मैंने बनाया सबसे पहले सेल्स का बजट। ठीक है, आगे बढ़ा, मैंने बनाया प्रोडक्शन का बजट। और आगे गया, मैंने बनाया मटेरियल का यूसेज बजट।
और आगे गया, मैंने बनाया मटेरियल का परचेज बजट। और आगे गया, मैंने बनाया डायरेक्ट लेबर का घंटों का बजट, आवर्स बजट। और आगे गया, मैंने बनाया डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बजट। फिर सवाल का टाइम फिलहाल खत्म हो गया आज के लिए, मैंने सवाल रोक दिया। अब एक सवाल जहन में आता है, सर माजिद, जब तुम्हें ये सारा काम आता है, हमें भी सिखा दो। पहली बात, आपके सिलेबस में नहीं है। और दूसरी बात, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ये काम ही नहीं है कि बैठकर वो क्या करें, बजट्स बनाए। बजटिंग कल मैंने बताया था, पहले कॉस्टिंग में हुआ करता था, अब इसको कहाँ पे ले गए, एमएफए के अंदर ले गए। चले सर, एक और डिफरेंस समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अमूमन हम लोग रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बेटा। हर वो ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी वैल्यू में नापा जा सके, हम उसकी एंट्री बना लेते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में बात थोड़ी सी आगे निकल जाती है। डील्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो डील्स इन एक्टिविटीज। अब ये नया काम का वर्ड आया। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखते हैं, बल्कि एक्टिविटीज का हिसाब किताब भी रखते हैं। अब सर ये एक्टिविटीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, सर तबानी ने अपने अकाउंटेंट साहब को बोला, मैं जानना चाहता हूं हमारी कंप्यूटर लैब एक दिन में कितने घंटे इस्तेमाल होती है, एक हफ्ते में कितने घंटे इस्तेमाल होती है, एक महीने में कितने घंटे इस्तेमाल होती है। अकाउंटेंट साहब ने कहा, सर ये बातें जान के आप करोगे क्या? आप ये पूछो कंप्यूटर लगे हुए लैब में कितने के हैं? बिजली का बिल कितना आता है? जो लोग उन कंप्यूटर को चला रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स, उनकी सैलरी क्या है? ये पूछो ना, कितने घंटे इस्तेमाल होती है। और सबसे बड़ी बात, ये जान के आप करोगे क्या? ततमानी ने कहा, आप हिसाब किताब तो बना के लेकर आओ। चलो भाई, हिसाब किताब बनकर आ गया। सतबानी ने पूरी रिपोर्ट को पढ़ा समझा। फिर जो लोग टाइम टेबल बनाते हैं उनको बुलवा लिया। इतना पूछा, भाईजान ये लैब एक महीने में इतने घंटे इस्तेमाल हो रही है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये लैब का टाइम टेबल थोड़ा बदल कर हफ्ते वाले दिन ये लैब मुझे सुबह से शाम तक खाली मिल जाए करे। यानी आपको जो क्लासें लगानी है, बाकी 6 दिन लगा लो, हफ्ते के दिन ये लैब मुझे दे दिया करो किसी काम के लिए। ऐसा कोई मसला नहीं है, हम तो टाइम टेबल को चेंज कर लेते हैं और हम एक दिन आपको खाली करके दे देंगे। फिर भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, उस दिन आप करेंगे क्या लैब का? उन्होंने कहा, सर ये ब्रिटिश काउंसिल वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी लैब बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर एसीसी के एग्जाम करवाना चाहते हैं। इसके लिए अगर एक दिन ये लैब आप हमें किराए पर दे दें, हम अपने एग्जाम यहाँ पे करवा लेंगे। भाई आप भी तो पीआरसी के एग्जाम देने किसी लैब में गए थे ना, वो भी आई के अपने किराए पे ली थी ना? या उस इंस्टीट्यूट की लैब फारिग पड़ी थी? नहीं, आपके लिए खाली करवाई गई। इसी तरीके से टीएसए भी अपनी लैब एसीसी वालों को एग्जाम के लिए देता है। अब ये जानकर कि हमारी लैब कितने घंटे इस्तेमाल हो रही है, लग रहा था घंटे बच रहे हैं, हमने उन घंटों को, एक बचने वाले घंटों को एक दिन में कन्वर्ट कर दिया। नाम क्या था उसका? सैटरडे का दिन। और हमने उस दिन को एक और प्रॉफिटेबल कामों में इस्तेमाल कर लिया। अब बताओ, इस फैसले से हमारा टीएसए का प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? सर बढ़ जाना चाहिए। हम कोई क्लास कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं और एक और एडिशनल रेवेन्यू की सोर्स जनरेट कर रहे हैं। एक्टिविटीज का हिसाब किताब। एग्जाम्पल बदलते हैं। नतवानी ने बोला, मैं जानना चाहता हूँ सर माजिद पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं? ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर बोला, मैं ये भी जानना चाहता हूँ हर महीने जब हम उनको जो पैसे देते हैं उसमें कितने घंटे वो किस सेक्शन में लगाते हैं, कितने घंटे वो किस सब्जेक्ट में लगाते हैं, कितने घंटे किस कैंपस में लगाते हैं। मुझे उनकी कैंपस वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने बोला, सर छोड़ो ना यार,
समाजी पढ़ाने के जो पैसे भी लेते हैं, एंट्री बनती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये काफी नहीं है जानना आपके लिए? आपने कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मुझे सर माजिद के घंटों की डिटेल चाहिए, आवर्स की डिटेल चाहिए। अब इस किस्म की कोई चीज की डिटेल आप नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो नहीं बनाते, आप घंटों की तो कोई एंट्री नहीं बनाते। हाँ सर माजिद को जो पैसे देते हैं उसकी एंट्री जरूर बन जाएगी भाई। तो बेटा ये कुछ बुनियादी डिफरेंस है किसके अंदर, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। चलिए बेटा अगला स्टेप। सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का पर्पस क्या होता है? जिंदगी भर के लिए ये तीन वर्ड अपने पास नॉक कर लो, समझ में आए नहीं आए लॉक कर लो। सर ये क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसे बेटा कहा जाता है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट का राइट हैंड होते हैं, राइट हैंड। ठीक है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं, अमूमन इनको उस मीटिंग में शामिल रखा जाता है कि भाई जरा इनका भी मशवरा सुना जाएगा, ये बड़ी अक्ल की बातें करते हैं। ये लोग करते क्या है बैठकर, ये मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में। प्लानिंग ये नहीं करनी अच्छी चीजों को बर्बाद कर देंगे। प्लानिंग क्या करनी है, सर जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाई जाए, नई नई प्रोडक्ट कैसे लॉन्च की जाए, चलती हुई प्रोडक्ट को कैसे और प्रॉफिटेबल किया जाए। यकीनन इन सब के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर प्लानिंग की गुंजाइश है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा पहला ही चैप्टर होगा, वहां पर जगह जगह हम सीखेंगे प्लानिंग करके इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे बचाई जा सकती है। फिर लेबर मैनेजमेंट, लेबर के बारे में पढ़ेंगे कि लेबर को किस तरीके से इंसेंटिव दे ताकि हमारी कॉस्ट गिरना शुरू हो जाए। यानी अजीब सा लग रहा है ना, लेबर को इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, और उससे हमारी क्या गिर जाएगी, कॉस्ट। कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए, नहीं, हम बोनस का प्लान कुछ ऐसा बनाएंगे सोच समझकर कि लेबर खुश होगी, फायदा हमारा होगा। अब ये कैसे होगा, वो थोड़ा प्लानिंग करके समझना पड़ेगा। प्लानिंग इसलिए भी की जाती है ताकि चीजों को कंट्रोल में लाया जा सके, और मेनली कॉस्ट को कंट्रोल में लाया जा सके। पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, जहां पर आप सीखोगे कि भाई कॉस्ट को कंट्रोल में कैसे लाया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम, दुनिया का मुश्किल तरीन काम, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का एक मेन मकसद ये भी होता है कि आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने बैठो, बड़े बड़े फैसले करने बैठो। अब ये बड़े बड़े फैसले करना बच्चों का खेल नहीं है। गलत फैसला हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट गिर भी सकता है। सही फैसला हो गया तो प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। अब फैसले कैसे किए जाते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, और एक नहीं दो चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है रेलिवेंट कॉस्ट, और दूसरे चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप सीखोगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। चले बेटा, अब जरा कुछ काम की बातें शुरू करते हैं। अब बेटा हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ से हमारी प्रैक्टिकल बातें अब शुरू हो रही हैं। इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब जब कॉस्ट की बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ पहले कॉपी कर लीजिएगा।
हम्म, बोल दिया। अभी फैन ऑफ हो गया था, जब पहले स्विच ऑफ किया था आपने। हो गया। चलिए दोस्त, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कुछ कॉस्ट बेटा ऐसी कहलाती हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, वो है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। आप भी समझ रहे होगे हमारा मेन एरिया कौन है, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का हिसाब किताब बनाते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा मेन एरिया है। पहले नॉन प्रोडक्शन के बारे में देख लो। नॉन प्रोडक्शन की तीन कॉस्ट होती है। पहली, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के बिजली के बिल, इस किस्म की कॉस्ट को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। जब चीज़ बन जाती है, बनने के बाद उसे आगे सेल करने के सेलिंग खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और फिर कभी कभी हम लोन लेते हैं, लोन लेने पर इंटरेस्ट पे करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट। ये सब नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट है। अब आ जाओ अपने मेन एरिया पर, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। आप जब भी किसी चीज को बनाने जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तीन किस्म की बेसिक कॉस्ट लगाती हैं। ये बातें हम पीआरसी से इन्वेंट्री में करते हुए आ रहे हैं। पहली कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी लेबर की कॉस्ट, और तीसरी प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट। बगैर मटेरियल के कोई चीज बन नहीं सकती, प्रोडक्शन हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, गारमेंट बनाने फैब्रिक चाहिए, बटन चाहिए, थ्रेड चाहिए। ये सब वो मटेरियल हैं जो मिलेंगे तो गारमेंट्स तैयार होंगे। सर, वुड का फर्नीचर बनाना है, वुड चाहिए, नेल्स चाहिए, ग्लू चाहिए। ये वो मटेरियल हैं जो मिलेंगे जब जाके फर्नीचर तैयार होगा। सर, शुगर बनाकर बेचनी है, शुगर केन चाहिए, शुगर केन होगा जब भी आप शुगर बना पाओगे। सर, वही पीआरसी की एग्जांपल, चिकन को चिकन कढ़ाई बनाकर बेचना है, तो भाई चिकन कढ़ाई बनाने के लिए चिकन तो चाहिए ना। ये क्या हो गया हमारा मटेरियल। अभी आप बताओ, ये कपड़ा, धागा, लकड़ी, नेल, चिकन फ्री में आ रहे हैं। इन सबको लाने के लिए क्या खर्च करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्या लग जाती है, कॉस्ट। ये कहलाती है मटेरियल कॉस्ट। सिर्फ मटेरियल के लाने से आप प्रोडक्शन नहीं करवा पाओगे। प्रोडक्शन करवाने के लिए अब आपको सेकंड वाला खर्चा करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं लेबर की कॉस्ट। आसान अल्फाज में, अगर आप ये सब्जेक्ट ना भी पढ़ो, इतना तो आपको पता ही है, हर फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं। आपको पता है ना, उर्दू में लेबर काम करती है, मजदूर। भाई फैक्ट्री मजदूरों से चलती है। अगर फैक्ट्री लेबर से चलती है तो यकीनन लेबर भी काम करने के क्या लेती है, पैसे लेती है भाई। ठीक है सर। चलो, अब लेबर अगर काम करने के पैसे लेती है, एग्जाम्पल बनाते हैं। आप कपड़ा लेकर आ गए, कपड़ा रखे रखे तो शर्ट नहीं बनेगा ना, लेबर चाहिए। नंबर वन, वो लेबर चाहिए जो कपड़े की कटिंग जानती हो। नंबर टू, वो लेबर चाहिए जो कपड़े की स्टिचिंग जानती हो। आप लकड़ी लेकर आ गए, लकड़ी रखे रखे तो फर्नीचर नहीं बनेगा ना, आपको क्या चाहिए, लेबर। नंबर वन, कारपेंटर, लकड़ी को कट करके दे, कटे हुए पीसीस को जोड़ के दे। ये सब काम कारपेंटर ही कर सकता है। और जब ये असेंबलिंग हो जाए, हमें पॉलिश वाली लेबर चाहिए, उस फर्नीचर को पॉलिश करके दे, फिनिश गुड में कन्वर्ट करके दे। सर, चिकन को चिकन कढ़ाई में कन्वर्ट करना है, यकीनन कोई शेफ चाहिए, कुक चाहिए। ये सब लोग काम करने के पैसे लेते हैं, तो ये भी बन गई प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर हमारा तीसरी कॉस्ट आ रही है, उसका नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग एक नाम और भी देते हैं, इसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा जो मैं समझाऊं पढ़ा पढ़ा के, वो एक होता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड में हर वो खर्चा आएगा जिसको हम कहते हैं ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो तमाम खर्चे जिनका किसी चीज को बनाने से इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक हो, वो कहलाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। पीआरसी वाली एग्जांपल लेते हैं।
घर में खाना पक रहा है, खाना पकने के बाद अम्मी ने बताया खाना पकाने में 10 रुपए की गैस लग गई। अब जब खाने को देखोगे, फिजिकली गैस आपको लगी भी कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये हकीकत है, गैस कंज्यूम्ड हुई है इस खाने को पकाने में, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अम्मी ने अभी बताया वक्त के साथ चूल्हा डेप्रिशिएट हो रहा है। बात गलत तो नहीं कर रही, चूल्हा एक मशीन है, खाना पकाने में इस्तेमाल हो रही है, वक्त के साथ चूल्हा डेप्रिशिएट हो रहा है। अब चूल्हे का डेप्रिसिएशन अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करोगे नहीं करोगे, जरा तुलन तो करना चाहिए। ठीक है ना सर। इस किस्म के खर्चे जो इनडायरेक्टली हो रहे होते हैं, उन्हें हम एक ब्रॉड हेडिंग देते हैं, एक ब्रॉड फैमिली में डाल देते हैं। उस फैमिली का नाम क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, मैं फिर भी कुछ वो एग्जाम्पल लिखता हूँ जो कि हमारे कॉमनली प्रैक्टिस में रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नंबर वन, फैक्ट्री का रेंट। नंबर टू, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। नंबर थ्री, फैक्ट्री अगर अपनी है तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री चलेगी तो एक खर्चा और करवाएगी, फैक्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है सर। ये सब वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री के लिए किए जा रहे हैं, और फैक्ट्री में क्यों किए जा रहे हैं? ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। और आगे चलो सर, मशीन डेप्रिसिएशन। देन मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन इंश्योरेंस। चलो एक और एग्जांपल, मशीन रेंट। सर जी मशीनें रेंट पे भी मिलती हैं। बेस्ट एग्जांपल, जनरेटर। घरों में फंक्शन होते हैं, जनरेटर रेंट पे मंगवाते हैं ना लोग, फैक्ट्री वाले भी मंगवाते हैं। ठीक है। अगर जनरेटर रेंट पे ला रहा हो ताकि फैक्ट्री को चलाया जा सके, तो मकसद तो प्रोडक्शन करवाना ही हुआ ना। जो भी रेंट है वो बनने वाली चीजों की कॉस्ट में शामिल कर देना। और आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। जी बेटा। देखिए, अब बात फिर समझ लीजिए, भाई का सवाल है, जनरेटर रेंट पे मंगवाया था प्रोडक्शन के कामों के लिए, इत्तेफाक है लाइट ही नहीं गई, और जनरेटर कुछ दिन का रेंट हमने ऐसे ही भरा, तो जब भी शामिल करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। मकसद तो प्रोडक्शन ही था ना। यानी आप प्रोडक्शन तो हो रही है ना। अब आपने एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करी एहतियातन, लेकिन वो कॉस्ट एक्चुअली लगी, लेकिन उन चीजों पे नहीं लगी जो बनी, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मकसद तो यही था ना कि इन चीजों के लिए लाया गया था, उसको शामिल करेंगे। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, बात को समझना जरा सा। घर में शादी का फंक्शन हो रहा है, मान लो किसी लॉन में हो रहा है, पर्सनल अरेंजमेंट करवाया आपने, कैटरिंग वाले को बोला बैकअप में अच्छा जनरेटर लगाना। उसने कहा लगा दूंगा सर। उसने ऐसे ही बोला सर, जिस इलाके में आपका लॉन है ना, वहाँ लाइट वाइट जाती नहीं है। आपने कहा भाई रिस्क नहीं लेंगे भाई, शादी वाले दिन लाइट चली गई तो? उसने कहा सर जनरेटर का रेंट 20,000 रुपये जाएगा। आपने कहा मंजूर है। उसने 20,000 रुपये का जनरेटर ला के साइड में रख दिया, कनेक्शन करवा दिए। बैकअप में अगर लाइट गई तो ये काम आ जाएगा। लाइट गई नहीं, पूरा फंक्शन के इलेक्ट्रिक की लाइट पर हो गया। जब अब्बू बैठे हिसाब किताब करने, भाई ये फंक्शन कितने का पड़ गया, वो जनरेटर का रेंट शामिल करेंगे नहीं करेंगे? वो ये तो नहीं बोलेंगे जनरेटर तो चला ही नहीं, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा ना आपको, लिहाजा वो कॉस्ट में शामिल तो करना पड़ेगा आपको। इसमें अभी दो नाम और लिखवाने,
लेकिन दो नाम लिखवाने के लिए थोड़ा पहले ऊपर आना पड़ेगा। फिर बेटा हमने अपनी कॉस्टिंग के अंदर चीजों की मजीद क्लासिफिकेशन करी। हमने कहा ये जो मटेरियल की कॉस्ट होती है ये दो किस्म की होती है। एक कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल और एक कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह हमने लेबर की भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन बनाई। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब सर ये क्या होता है? पहले सर जरा मटेरियल की बात कर लेते हैं। मान लें हम लोग शर्ट बनाकर बेचते हैं। ओके। शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल चाहिए फैब्रिक। एक शर्ट बनाने में 500 रुपए का फैब्रिक लग जाता है, एज्यूम कर लो। शर्ट बनाने के लिए हम लोगों को लगाने पड़ते हैं बटन्स। एक शर्ट में 20 रुपए के बटन लग जाते हैं। बटन भी एक मटेरियल है। शर्ट बनाने में लग जाता है थ्रेड, मान लो 10 रुपए का। और मटेरियल भी होते होंगे, मैंने कॉमन मटेरियल ले लिए। 530 रुपए के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं शर्ट बनाने के लिए। हमारी कॉस्टिंग ये कहती है कि आप पहचानो इनमें से डायरेक्ट मटेरियल कौन है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन है। मैंने कहा जरूरत क्या है पहचानने की? कहने वजह यह है कि जब कॉस्टिंग में आप आगे बढ़ोगे, डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग कुछ और है, इनडायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग कुछ और है। अगर आप कहते हो ये तीनों डायरेक्ट मटेरियल है, कोई मसला नहीं है, तीनों की वही अकाउंटिंग कर दो जो किसी डायरेक्ट मटेरियल के साथ की जाती है। अगर आप कहते हो ये तीनों इनडायरेक्ट है, जब भी कोई मसला नहीं है, इन तीनों की वही अकाउंटिंग कर दो जो किसी इनडायरेक्ट के साथ की जाती है। लेकिन मैंने कहा यार पहचानने का कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। मतलब कैसे फैसला होता है कि डायरेक्ट मटेरियल कौन है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन है? अकाउंटिंग तो बात की बात है। इसके लिए हमारी किताबों में दो क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं। नंबर वन, कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट के अंदर बनने के बाद ट्रेसेबल नजर आता हो। और नंबर टू, उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। अगर ये दोनों बातें पूरी हो जाएं तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट बन गई, बनने के बाद फैब्रिक यकीनन ट्रेसेबल है, सबको नजर आता है। बटन भी किसी हद तक क्या है, ट्रेसेबल है। बनने के बाद धागा भी किसी हद तक शर्ट में क्या है, नजर आता है, ट्रेसेबल है। आपने कहा सर ये तो लग रहा है तीनों डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन एक बात और देख लो कि इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू अदर। मैंने कहा सर सबसे बड़ी कॉस्ट तो फैब्रिक की नजर आ रही है। ठीक है, आप इस तरह फतवा जारी कर दो, भाई फैब्रिक तुम हमारे लिए कौन हो, डायरेक्ट मटेरियल। हमने कहा बटन और थ्रेड तुम हमारे लिए कौन हो, इनडायरेक्ट मटेरियल। हमें सवाल में ये नहीं पहचानना होता कि डायरेक्ट मटेरियल कौन है और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन है। हमें सवाल के अंदर ये बता दिया जाता है कि डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। आपने सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करके दिखानी होती है। अब जरा इसको आसान करके बता देता हूँ। किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो मेन मटेरियल होता है बस वो डायरेक्ट होता है, और जो छोटी मोटी दूसरी चीजें शामिल की जाती हैं वो इनडायरेक्ट होती है। मिसाल दे रहा हूँ, कपड़ा मेन मटेरियल, बटन कपड़े में लग रहा है, धागा कपड़े पे लग रहा है। हमने क्या बोला, ठीक है भाई कपड़े तू मेन हो गया, बाकी सब छोटे मोटी चीजें तुझ पे लग रही हैं, वो हमने क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट। और एग्जांपल, लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है, क्या बोला, लकड़ी भाई तू मेन हो गया भाई, बनाने के लिए ग्लू लग रहा है, ये कीले लग रही हैं। लेकिन क्या है, लगने के बाद किसी को नजर भी नहीं आएगा ग्लू कहाँ लगा हुआ है, कीले कहाँ लगी हुई है। ये वो छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपके इस्तेमाल हो गई लकड़ी को फर्नीचर बनाने में। ठीक है, लकड़ी डायरेक्ट हो गई, बाकी इनडायरेक्ट हो गई। और आ जाओ यार, चिकन की कढ़ाई बन रही है, ठीक है, चिकन मेन मटेरियल, साथ में नमक भी डल रहा है, मसाले भी डल रहे हैं, कुछ सब्जियां भी डल रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, पक जाने के बाद नमक ट्रेसेबल नहीं है, मसाले ट्रेसेबल नहीं है,
सब्जियां ट्रेसेबल नहीं है, सबको सिर्फ सालन और चिकन नजर आएगा। लिहाजा क्या बोल दो भाई, चिकन तू मेन हो गया, तू डायरेक्ट हो गया, बाकी क्या हो गया हमारे लिए, इनडायरेक्ट हो गया। किसी प्रोडक्ट को बनाने में ये भी हो सकता है एक से ज्यादा मटेरियल क्या हो, वो डायरेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा लकड़ी के ऊपर फार्मिका लगा रहा है, ये फार्मिका लगा हुआ है, लगने के बाद ये भी नजर आता है ट्रेसेबल। और मान लो एक लम्हे को सर ये भी ठीक ठाक महंगा है, अगर ये भी महंगा है क्या मान लो उसको भी फिर डायरेक्ट मटेरियल मान लो। सर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क आगे पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग आपको कुछ और सीखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग कुछ और सीखने को मिलेगी। कॉस्ट ट्रेसेबल, कॉस्ट नहीं मटेरियल ट्रेसेबल, ट्रेसेबल नहीं है। मान लो ऑयल है, आप मान सकते हो उसको डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, अब आ जाओ लेबर के ऊपर। इसी तरह बेटा हमने लेबर की भी दो क्लासिफिकेशन बनाई है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। सर ये क्या होता है, डायरेक्ट लेबर वो लेबर कहलाती है जो कि प्रोडक्शन के कामों में बाराह रास्त डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर इनडायरेक्ट कौन है, हाँ वो भी लेबर है, वो भी प्रोडक्शन के कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन बाराह रास्त डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। तो ऐसी कौन सी लेबर हो सकती है, डिस्कस करते हैं। मान लें कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैं भी वहां काम करता था, थोड़ा अच्छा काम करता था, मुझे उन लोगों का सुपरवाइजर बना दिया। अब काम ये लोग करते हैं, मैं सुपरवाइज करता हूँ। आज हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट साहब आ गए, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, मैंने कहा मुझे मिला के 15 लोग काम करते हैं। आपने कहा सर आप कौन है, मैंने कहा मैं सुपरवाइजर हूँ। उन्होंने कहा ये बता दो डायरेक्ट लेबर कितनी है, इनडायरेक्ट लेबर कितनी है। मैंने कहा कसम खा रहा हूँ मैंने ये वर्ड आज जिंदगी में पहली बार सुना। तो चला ठीक है कोई मसला नहीं है, आप अपना काम करो मैं खुद ऑब्जर्व कर लूंगा। अकाउंटेंट साहब वहीं बैठ गए, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उन्होंने बोला ठीक है यार, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, नोट कर लिया। मैंने कहा सर मुझे भी बता दें। उन्होंने कहा सर इस पूरे डिपार्टमेंट में एक वर्कर है जो कि इनडायरेक्ट है, बाकी बाकी जो रिमेनिंग 14 वर्कर हैं वो डायरेक्ट है। हमने कहा सर मुझे ही बता दें कौन है वो एक बेकार आदमी। ठीक है, जवाब आप भी समझ गए होंगे। उन्होंने कहा सर वो आप खुद है। मैंने कहा मैं सुपरवाइजर, सबसे काम का आदमी, सबसे स्किल्ड वर्कर, मैं आपको इनडायरेक्ट नजर आ रहा हूँ। आपने कहा देखो यार पहली बात तो ये, मैंने कब कहा इनडायरेक्ट का मतलब बेकार आदमी होता है, ये आपने खुद एज्यूम कर लिया। हमारी कॉस्टिंग कुछ और कहना चाह रही है। मैंने कहा मुझे भी समझाओ। ठीक है, उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे डिपार्टमेंट में जो लेबर काम करती है हर आदमी कितने पैसे लेती है। मैंने कहा तकरीबन हर आदमी एवरेज 2,000 रुपये रोज के लेता है। कह रहा है कितनी शर्ट बनाते हैं। मैंने कहा एज्यूम कर लो ये लोग 2 शर्ट रोज बना के देते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये दे दो 2 शर्ट बनाने के, हमें लेबर कॉस्ट पड़ रही है 1,000 रुपये पर शर्ट। अब ये बताओ तुम कितने पैसे लेते हो। मैंने कहा मैं तो 3,000 रुपये लेता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कितनी शर्ट बनाते हो। मैंने कहा भाईजान मैं शर्ट वर्ट नहीं बनाता, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मैं सुपरविजन कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक शर्ट भी नहीं बनाता, एक बात बता दूं, इस कमरे से बाहर एक शर्ट भी नहीं जा सकती जब तक मैं उसकी सुपरविजन ना कर लूं। डायरेक्टली एक शर्ट भी मेरे हाथ की बनी हुई नहीं है, बट इनडायरेक्टली इस कमरे में बनी हुई हर शर्ट मेरी सुपरविजन में बनी हुई है। अब ये बताओ तुमने आज कितनी शर्ट की सुपरविजन करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आज मैंने 3,000 शर्ट की सुपरविजन करी। अब पता है मेरी कॉस्ट कैसे बटेगी, 3,000 रुपये मैंने लिए तो ये 3,000 शर्ट की सुपरविजन करी, इनको सुपरविजन कॉस्ट पर शर्ट क्या पड़ रही है, 100 रुपए की पड़ गई, 1 रुपए की पड़ गई। हरी बात समझ हम लोगों की बेटा। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब कुछ और है, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब कुछ और। फिर सवाल जहन में आता है सर माजिद इस क्लासिफिकेशन से हमें फर्क क्या पड़ेगा। अब देखो इस फर्क क्या पड़ेगा, जमीन आसमान का। ठीक है, बोर्ड पे देखना, मटेरियल दो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर दो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन एक खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कहता है मेरे अंदर सिर्फ वो चीजें शामिल किए करना जो कि सारी की सारी कौन हो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं तो ये दोनों भी तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर,
इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहाँ होना चाहिए, अपनी फैमिली के अंदर। तो इनकी फैमिली कौन है, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इन दोनों को भी उठाकर कहाँ फेंको, प्रोडक्शन ओवरहेड में फेंको, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट खर्चे वहीं तो जाते हैं। जब मैंने इन दोनों को उठाकर वहां फेंका, तो मेरे एग्जाम्पल में दो नाम और ऐड ऑन हो गए, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब जब हमने इन दोनों को उठा के वहां फेंक दिया, अब अल्टीमेटली बचा क्या, अब ध्यान से देखना, जिसको आप बेटा कहते हो प्रोडक्शन कॉस्ट, अब वो तीन बची। अब आपका भाई पहले भी तीन ही तो थी, लेकिन वो तीन जो बची वो कुछ और है। अब वो क्या बचे, नंबर वन डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। समझ में आ रही है बात। आप अगर कोई चीज बनाना चाहते हो, आपको तीन खर्चे करने पड़ेंगे। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल वाला खर्चा, नंबर टू डायरेक्ट लेबर वाला खर्चा, और नंबर टू इनडायरेक्ट खर्चे जो बहुत सारे होंगे। ठीक है, उनको हमने एक ब्रॉड नाम दिया हुआ है, क्या नाम है उनका, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तीन खर्चे करोगे, जब जाके तुम्हारे पास ये बेसिक कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब अगला मसला समझिए, ये तीनों खर्चे कैलकुलेट कैसे होते हैं, इन तीनों एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसकी प्लानिंग क्या है। अब बेटा अब यहां से शुरू हुआ हमारा सिलेबस। डायरेक्ट मटेरियल की प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे होती है, इसके दो चैप्टर सर माजिद ने पढ़ाने। एक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसी होती है, ये पूरा चैप्टर सर माजिद ने पढ़ाना है। नाम था इसका लेबर कॉस्ट। और प्रोडक्शन ओवरहेड की प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे होती है, ये पूरा चैप्टर सर काशिफ जिया ने आपको पढ़ाना है। याद है ना कुछ बेटा, काशिफ जिया ने से पढ़ाना आपको, जिसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड की पूरी अकाउंटिंग पढ़ोगे। यानी अभी थोड़े डिस्कशन से तीन नाम निकले बेसिक, वो नामों को समझने में और उनकी वर्किंग समझने में हमें 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। अभी कल मैं आपको कह रहा था, ये तीन बेसिक चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। याद आ रही बात कुछ। तो सर ये तीन बेसिक चैप्टर है, जब ये पढ़ लोगे उसके बाद इन चैप्टर की एप्लीकेशन शुरू होगी। सर कोई ऑर्डर पे काम कर रहा है, करने दो, बात वो भी वही करेगा। हाँ मैं ऑर्डर पे चीज बनाता हूँ, मटेरियल लगाता हूँ, लेबर लगाता हूँ, ओवरहेड लगाता हूँ। कोई कह रहा है मैं एक जैसे प्रोसेस से बार बार चीजें बना रहा हूँ, बनाने दो, वो भी यही बोलेगा, मटेरियल लगाता हूँ, लेबर लगाता हूँ, ओवरहेड लगाता हूँ। कोई कह रहा है मैं कॉस्ट को टारगेट करके चलता हूँ, करने दो टारगेट, लेकिन जिस नई प्रोडक्ट की कॉस्ट को तुम टारगेट करोगे उसमें तुम मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे, ओवरहेड लगाओगे, और क्या लगाओगे यार। लेकिन क्या है, लगाने के तरीके, कॉस्ट कंप्यूट करने के तरीके हर जगह अलग अलग किस्म के होते हैं। तो बेटा हमें पहले तो इन तीन चीजों पे ग्रिप करनी है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का ब्रेकअप जो हमने सुना, आखिर ये बेसिकली है क्या चीज। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, तो बात अधूरी ना रह जाए, एक छोटी सी बात फिर रिकॉल कर लेते हैं। ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इनके पास जो भी इन्वेंट्री होती है, आपको पता ही है वो तीन शक्लों में होती है। नंबर वन, लेकर आते हैं रॉ मटेरियल, काम शुरू कर देते हैं तो वर्क इन प्रोसेस, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, उन चीजों को आप क्या नाम दे देते हो, फिनिश गुड्स का नाम दे देते हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाती है रॉ मटेरियल, सिंपल बात, कपड़ा लेकर आती है, बाद में उस पर काम शुरू कर देती है, तो वो कपड़ा वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। कटिंग हो रही है, वर्क इन प्रोसेस।
स्टिचिंग हो रही है, वर्क इन प्रोसेस। बटन लग रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस। प्रेस हो रही है, वर्क इन प्रोसेस। पैकिंग कंप्लीट हो गई, अब वो चीज क्या बन गई? फिनिश गुड बन गई। इन्वेंट्री इनमें से किसी भी शक्ल में मौजूद हो, जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, वो हमारा एसेट है। कौन है वो हमारा? एसेट है। रॉ मटेरियल रखा हुआ है, चिकन रखी हुई है, वो हमारा एसेट है भाई। चिकन पक रही है, वो हमारा एसेट है भाई। पक गई, किसी ने खाई नहीं, अभी भी हमारा एसेट है। लेकिन एक वक्त आएगा, वो चिकन कभी तो खाओगे, चीज कभी तो बिकेगी। जिस दिन ये फिनिश गुड बिक जाती है, उस दिन हम उसको एसिड से निकाल कर एक्सपेंस में ले जाते हैं। और शाबाश, मजा आ जाए, उस एक्सपेंस का नाम क्या होता है? शाबाश, उसे बेटा या तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक ही चीज के बदले हुए नाम है। इन्वेंट्री बची हुई है, आसान अल्फाज में बैलेंस शीट में लिख दो। बिक गई, 100 में लिख दो। जो बिक गया वो एक्सपेंस है, 100 में डाल दो। जो बच गया वो एसेट है, उसे बैलेंस शीट में डाल दो। क्या है ना? ठीक है बेटा, ये मैं आपको पीआरसी से बताता हुआ ला रहा हूँ। बच गया तो एसेट है, बैलेंस शीट में डाल दो। लेकिन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस एसेट की वैल्यू क्या है। बिक गया तो एक्सपेंस है, उसे 100 में डाल दो। लेकिन मालूम करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसको भी पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं बताऊं और फिर आप हंसोगे। या पीआरसी से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, मैंने भी कराया, सर जीएम ने भी करवाया। चैप्टर का नाम था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पहले बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर बनाते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद आ रहा है? फिर बनते थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ठीक है ना? तो कॉस्टिंग तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। वो अलग बात है, पहले इतना ध्यान नहीं करा था। क्या था सर, सिलेबस है, पीआरसी है, निकले जान छूटे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैच्योर हो गए, आप भी एज के लिहाज से बड़े हो गए। और वो चीज जो छोटी सी पड़ी थी, वो भी अभी पूरे सब्जेक्ट बन के आपकी नजरों के सामने आ गए। ये दोस्त, यहाँ तक की बातें सबकी समझ में आ गई है? ठीक है, अब अगली क्लास का ऑब्जेक्टिव समझ लें। अगली क्लास में हमें बातचीत शुरू करनी है कॉस्ट बिहेवियर से। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में कॉज बिहेवियर से हमारी बातचीत शुरू होगी। बस हमें सिर्फ 1 घंटा और चाहिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समेटने के लिए। कॉज बिहेवियर है समझाने, कुछ इसके ग्राफ आपको समझाने, उसके बाद एक चीज और समझानी है, हाई एंड लो मेथड। फिर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के चैप्टर को शुरू करते हैं। थैंक यू सर। हम लोगों को कोई ग्रुप बनाया नहीं, बनाया व्हाट्सएप? किस नाम से? स्टाफ कौन सा है पहले ये भी सोचो। भाई का सवाल है, स्टाफ के लिए टिश्यू पेपर मंगवाए। मैंने कहा पहले ये देखो स्टाफ कौन है। अगर वो ऑफिस का स्टाफ है, उस टिश्यू बॉक्स के खर्चे को ऑफिस एक्सपेंस में डालो। और अगर वो प्रोडक्शन का स्टाफ है, तो फिर उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड में डालो, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाए।